जो फिलहाल चल रहा है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? एनसीपी के बीच जो बंटवारा हो रहा है दोनों, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि एनसीपी का मतलब यहाँ दो बम फूटने वाले हैं, दोनों बम फूट गए, अब तीसरा भी बम फूटने वाला है। और तीसरा बम की पूरी जानकारी जो है, कैसे फूटेगा, कैसे नहीं फूट पाएगा, उसका नतीजा क्या होगा, ये सब देवेंद्र फडणवीस के पास। तीसरा बम मतलब क्या? देवेंद्र फडणवीस ही बताएंगे, उन्हीं के हाथ में है वो। देवेंद्र फडणवीस क्यों बताएंगे? एनसीपी की बात है तो शरद पवार या अजित पवार बताएंगे। ना, खिलाड़ी अब देवेंद्र फडणवीस है। जो खिलाड़ी होता है वही बम फोड़ता है। तो आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या है इसके पीछे और ये आगे किस तरफ जाने वाला है? देखिए, आज की मीटिंग के बाद दोनों की मीटिंग है, दोनों की मीटिंग में कितने एमएलए आते हैं, कितने एमपीज आते हैं, क्योंकि शिवसेना का अगर हम लोग जजमेंट देखें, सिंबल और पार्टी का नाम किसकी तरफ जाएगा, तो ये सिंबल और पार्टी का नाम इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई जिसके पास एमएलए है और जिसके पास एमपीज है उसके मुताबिक जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये अभी देखना होगा कि अजित पवार के साथ कितने जा रहे हैं और शरद पवार के पास कितने रुक रहे हैं। ये मेरे ख्याल से आज दोपहर तक दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो जो दावे किए जा रहे हैं, आप उन दावों को किस तरीके से देखते हैं? कुछ लोगों से आपकी बातचीत, कुछ आपके संपर्क में भी होंगे, कहीं ना कहीं आपके ताल्लुकात होंगे किसी से, तो कुछ बताइए। देखिए, ताल्लुकात है, लेकिन वो जो बातें बता रहे हैं तो मेरे ख्याल से उसको हकीकत में होना चाहिए, और इसलिए हम लोग जो है वो कुछ दिनों से रिएक्शन नहीं दे रहे। उसकी वजह यही है कि आज जो है दोनों गुटों की मीटिंग है। इस दोनों गुटों की मीटिंग में किसके पास ताकत है, एमपीज की और एमएलएज की, कि जिसके मुताबिक पार्टी का सिंबल और पार्टी का नाम जाएगा, ये मेरे ख्याल से तय हो जाएगा आज। और सर, एनसीपी भी एक मेजर प्लेयर शिवसेना के दोनों धड़े, एकनाथ शिंदे थोड़े नाराज चल रहे हैं, ये सुनने में आया है, तो सरकार में उनको कुछ हिस्सा बढ़ा के मिलेगा, इस बात की चर्चा चल रही है, आप कैसे देखते हैं उसको? यूटिलिटी की अगर बात करूं, थियरी ऑफ यूटिलिटी जो होती है, उस यूटिलिटी की बात करूं तो हमारे हिसाब से बीजेपी को ये जो टूटा हुआ शिवसेना का ग्रुप जो है, उसकी यूटिलिटी की जरूरत है, ऐसा मुझे नहीं लगता। और अब एकनाथ शिंदे की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने ग्रुप को साथ रखे, उनका हौसला बढ़ाए और बीजेपी के साथ में वो हार्ड बार्गेनिंग करे। और सर, दूसरा जो धड़ा है शिवसेना का, जो आपके साथ गठबंधन अनाउंस कर चुके हैं, उनको आप किस तरीके से देखते हैं? उनका रोल कहाँ आगे जा रहा है, महाराष्ट्र की राजनीति में या मुंबई की राजनीति? देखिए, इनका रोल जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक दिखाई नहीं देगा। और जहां तक मैं समझता हूं कि इन्होंने अपनी पार्टी गठन रजिस्टर करने की प्रक्रिया जो है उसको शुरुआत करना चाहिए। एक सिंबल जो है इलेक्शंस कमीशन से अभी मांगना चाहिए, जो आम लोगों तक जाए, क्योंकि इनका जो सिंबल है बो एंड एरो, ये एकनाथ शिंदे के पास है। तो सिंबल के ऊपर जो राजनीति चलती है उसको देखते हुए मेरे ख्याल से इनके पास काफी समय है अपना नया सिंबल लोगों के दिल और दिमाग में उतारने का। तो ये जितने जल्दी अपनी कार्रवाई शुरुआत करेंगे उतना मैं समझता हूं कि इनके लिए अच्छा होगा। फिर आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उद्धव ठाकरे ने खुद अपना जो गठबंधन था उसकी घोषणा की थी, लेकिन बाद में जब आप औरंगाबाद गए और वहां आप औरंगजेब की कब्र पे जाकर के आए तो उनके मुख्य प्रवक्ता ने कह दिया कि आपका उनका कोई संबंध ही नहीं है। मैं ये समझता हूं कि लल्लू पल्लू जब बयान देते हैं तो उसको मैं सीरियस नहीं लेता। जब किसी एक राजनीतिक नेता ने कहा है कि यानी हम इस लाइन से चल रहे हैं तो मेरे ख्याल से उसी को ही दोहराना चाहिए। जो
स्पोक्स पर्सन होते हैं उन्होंने, या उसकी गहराई समझना चाहिए। आज देखिए कि बीजेपी जो है देश भर में औरंगजेब के नाम से दंगे फसाद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो आरएसएस जो वैदिक विचारधारा लेके चली है, उसका जो चरित्र है वो साफ नहीं है, दामन भी साफ नहीं है। जब वो बात खुल के आई तो आप लोग ये पूछते हैं वे शिरके कौन है अपने में, और गागा भट्ट कौन है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोग जो है ये बयानबाजी जो अपने को अपना टीआरपी बनाने के लिए जो करते हैं उसको हम बहुत सीरियसली नहीं लेते। सर आपकी भी काफी आलोचना हुई जब औरंगजेब की आप कभी भी जाकर उनका कि गैर जरूरी था, सवाल ऐसा था, नहीं हो सकता। सवाल ऐसा है कि औरंगजेब आदर्श हो या ना हो, औरंगजेब को उस वक्त भी हम लोगों ने कहा था कि जिस तरह से अत्याचार किया उसका हम लोग कंडेम करते हैं, लेकिन जिनको राजनीति करनी थी वो आज शिरके हो या गागा भट्ट हो उसकी आलोचना नहीं कर पा रहे। देश के सामने यही बात मैंने दोहराई कि इस देश का जो चरित्र जो था, और हम लोग जो दूसरों के गुलाम हुए, उसकी एक ही वजह थी कि जो गलत है उसको हम गलत नहीं कहने रहे, उसमें हमारे पास हिम्मत नहीं है। सत्ता चलानी है, देश की आजादी बरकरार रखनी है, तो आपको जो गलत है उसको गलत कहना होगा। जिस तरह से आप मुस्लिम समाज के लोग हो, जैन समाज के लोग हो, क्रिश्चियन समाज के लोग हो, जू समाज के लोग हो, उनको आप कंडेम करते हैं, वैसे ही ये जो हिंदुओं के जो ठेकेदार बने हुए हैं, ये हिंदुओं के ठेकेदार, हिंदुओं ने ऐसा कोई काम किया तो उसकी आलोचना नहीं करते, उसको कंडेम नहीं करते। तो ये जो चरित्र है, ये चरित्र मुझे सामने लाना था। जो मीडिया है, समर्थन वो कहीं से भी नहीं था। हमारा औरंगाबाद से समर्थन कोई नहीं था ना, उस वक्त के बयान में हमने कहा, लेकिन एक सूफी परंपरा के राजा जिन्होंने एक आदर्श रखा, ऐसा मैं मानते चलता हूं कि अपनी कब्र के लिए टोपी सिलाई, पैसे इकट्ठा किए और कहा कि वे इतना ही इस्तेमाल होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये मेरे ख्याल से जो है वो हम लोग राजनीति के जितने भी लोग हैं उनको ये गुनगुनाना चाहिए, भैया हम अपना चरित्र भी करप्शन के बजाय एक चरित्रवान हो, यही हम लोग ने देखना चाहिए। तो यही बात है उसकी। सर एक और चीज है जिसकी देश में काफी चर्चा हो रही है और आने वाले दिनों में इसमें काफी राजनीति भी होगी, जो कि शुरू भी हो चुकी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान आचार संहिता। आप कैसे देखते हैं, कानून के जानकार होने के नाते और एक राजनेता होने? देखिए, मैं एक पहले का हूं आपसे, मोदी जी जो है खाना पकाने निकले हैं, लेकिन खाना पकाने के पहले उन्होंने ये नहीं देखा है कि चावल है, आटा है, घी है, लहसुन है, नमक है, इसका उन्होंने कभी देखा नहीं है, और ढिंडोरा पिटवा रहे कि हम खाना पकाने निकले हैं। भैया आपका ड्राफ्ट कहां है ये तो बताओ। सब पॉलिटिकल पार्टीज के पास न्योता आया है, आप अपने कमेंट भेजे, किस पर कमेंट भेजे, तीर मार किस पर चला है, लक्ष्य तो कुछ है नहीं। इसलिए ये रसोई तो बन रहे हैं, लेकिन इनके पास जो है एम्प्टीनेस है, ऐसी एक परिस्थिति है। मैं मोदी जी से कह रहा हूं और आरएसएस से कह रहा हूं कि भैया आप कॉमन सिविल कोड बनाने जा रहे हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कोई नाम देना है वो आप दीजिए, उसको आप बनाने जा रहे हो, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो हिंदू समाज में है और वो ये है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है अपनी शादियां
होम हवन से करते हैं। और जो वैश्य है, शूद्र है, अति शूद्र जो है, उनकी शादियां जो है वो अंतरपाठ से होती है। दोनों की पद्धति अलग है। ये दोनों की पद्धति अलग है। आरएसएस और बीजेपी किसके साथ में? आपको यूनिफॉर्म करना है, आपको मैरिज सिस्टम यूनिफॉर्म करना है। क्या मेजॉरिटी का निर्णय होगा कि वैश्य, शूद्र और अति शूद्र और आदिवासी ये मेजॉरिटी में है, इनकी शादी जो है वो अंतरपाठ से होती है? क्या ये जो सवर्ण हिंदू है, ब्राह्मण और क्षत्रिय, इस बात पर उनकी एकता है कि हमारी शादियां होम और हवन से नहीं होगी? मुसलमानों की बात अलग है। सर, लेकिन ये जो मामला है ये पेचीदा मामला है। इसलिए जब सरकार हम लोग से न्याय मांग रही है तो सरकार ने अपनी मंशा बतानी चाहिए कि आपकी मंशा क्या है इसमें। लेकिन अगर आप ये सलाह सरकार को देंगे, ड्राफ्ट में भी इसकी हेल्प हो सकती है। ड्राफ्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि हम क्यों ना हमारा दिमाग दें। हमारा दिमाग हम बेचने के लिए नहीं बैठे। सत्ता में आएंगे तो हम हमारा दिमाग चलाएंगे। कौप के पहले बेवकूफ है हम लोग, फिर हमारा दिमाग जो है हम उनको देंगे। मुसलमानों की बात अलग रही। पहले हिंदुओं में इसमें झगड़ा होगा जो बाबा साहब के वक्त हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं है। उस इश्यूज को आप पहले संभालिए, राजनीति मत करिए, पॉलिटिकलाइज मत करिए। 2024 में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, आप कितनी भी कोशिश कर लो। इससे आप ये जो है मामला, इसकी चर्चा बढ़ने दो कि भैया शादियों ये तो पर्सनल मामला है, हर किसी की एक विश्वास का मामला है। कोई होम पर विश्वास रखता है, कोई अंतरपाठ पर विश्वास रखता है। आप उनके सलाह करने बिना आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हो, कॉमन सिविल कोड ला रहे हो, वो मानेंगे कैसे? ये तो हिंदुओं में झगड़ा है, इसको पहले मिटाओ। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, उसका स्वरूप तय हो सकता है बाद में, लेकिन क्योंकि संविधान में प्रावधान किया है बाबा साहब ने, तो कहीं ना कहीं देखिए ऐसा है दिमाग में रहा होगा कि कि करना देखिए चाहिए। सवाल ऐसा है कि उन्होंने खुद कहा था कि मैं ड्राफ्ट करके आपको देता हूं, उसमें आप इसको वॉलेंटरी रखिए। जिनको मानना है मानेंगे, जिनको नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि आप सरकार जो है उस पर कई माइनॉरिटीज, उन्होंने सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी की बात नहीं की, कास्ट ओरिएंटेड माइनॉरिटीज की बात उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी गर्दन आपके कंधों पर दी है, उस गर्दन की आपको हिफाजत करना है। तो इसका मतलब यह है कि आपको तुरंत कुछ नहीं करना है, आपको वो डिबेट करना है। मैंने जैसे कहा कि भी शादी का मामला जो है ये एक आदमी के जिंदगी का एक हिस्सा है, तो सभी वर्गों से रायशुमारी होनी चाहिए। जो राय होनी चाहिए। आप इस पर एक तय कर लो ना कि कॉमन सिविल कोड में अंतरपाठ जो है उससे शादी होगी या होम हवन से होगी। मेजॉरिटी की अगर हम बात करें तो क्षत्रिय और ब्राह्मण मेजॉरिटी में नहीं है। मेजॉरिटी में जो है वो वैश्य है, शूद्र है और अति शूद्र है और आदिवासी है। अब इनकी शादियां जो है वो अंतरपाठ से होती है। तो आप क्या इसको मानो? आप मेजॉरिटी माइनॉरिटी का डिसीजन लगाओगे तो इंटरनली आप झगड़े ही कर रहे हो। तो मोदी जी कोई सलूशन नहीं दे रहे हैं, मोदी जो है वो झगड़े लगा रहे हैं, इतना ही मैं कहूंगा कॉमन सिविल कोड से। इसमें और ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग की और ज्यादा काफी जरूरत है मेरे ख्याल से। इसको एक 2-3 साल आपको फ्लोट करना होगा, उसके कमेंट्स आने होंगे, एक राय बननी चाहिए उस पर। ये जो मैंने कहा कि दो इंडिविजुअली पर्सनली जिसमें लोग फंसे हुए हैं या उसकी इमोशनल से जुड़ा हुआ है, आपको उसमें एक बात लाने के लिए यू हैव टू गिव अ टाइम। इमीडिएट नहीं हो सकता है। इसलिए मोदी जी का ये जो खेल है ये दंगों का खेल है विद इन हिंदूस, ऐसा मैं मानता हूं।
Sir, how do you see the political situation of Maharashtra, where NCP has two factions and both are claiming that they have majority number of MLAs? See, they have landed, NCP has landed itself in the same way as Shiv Sena. As far as Shiv Sena is concerned, the matter is settled. The Election Commission has given a decision that those who have the majority carry the party and the symbol. I think so both the wings today are having their meeting. And the attendance will speak as to who will carry the party. If there are more MLAs and MPs with Ajit Pawar, he carries the party. And then Sharad Pawar has no issue, has no say in it, because recently that matter has been settled, that in case of a split within the party, the majority of the MLAs on which side, they carry the symbol and the name of the party. So that's a settled issue as far as I see it.